ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे क्या, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसके पहले मैस्लो की थ्योरी हो चुकी है। देखिए मैस्लो ने केवल 5 हायरार्किकल नीड्स को ही बताया था कि अगर इन नीड्स को पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप किसी भी इंप्लॉइज या वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। केवल उन्हीं 5 नीड्स को अगर आप देखते हैं तो आप उसके हिसाब से मोटिवेशन जो है इंप्लॉइज के अंदर भर सकते हैं। लेकिन हर्ट्जबर्ग जो है ये 1959 में आए और इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने 200 प्रोफेशनल्स पे रिसर्च किया था, इंटरव्यू लिया, देखो लिखा ना इंटरव्यूड ओवर 200 प्रोफेशनल्स, मतलब 200 से ज्यादा। ठीक है, और भी हो सकता है, ये केवल एक आंकड़ा है। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, केवल वो जो 5 बेसिक नीड है उन्हीं का नहीं होता है, 2 फैक्टर्स काम करते हैं इसके अंदर, इसलिए तो 2 फैक्टर थ्योरी हो गया ना। उन्होंने अपनी थ्योरी में 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व किए कि जिसकी बदौलत हम किसी भी इंप्लॉइज के अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, हाइजीन फैक्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको डिससेटिस्फायर बोला जाता है, इसको सेटिस्फायर। देखो इसका मतलब पहले इसको पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि सर इसको डिससेटिस्फायर क्यों बोलते हैं, इसको सेटिस्फायर क्यों बोलते हैं। डिससेटिस्फायर का मतलब होता है कि सर अगर इसमें कमी की जाएगी, सर किसमें, अगर हाइजीन में कमी की जाएगी तो हम क्या कर देंगे, तुरंत डिससेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये ऐसा फैक्टर है कि जिस फैक्टर में अगर थोड़ी सी भी कमी आप करेंगे, ठीक है, तो आप मतलब या वर्कर मोटिवेट कभी नहीं होगा। सीधी बात है, इसका कहने का मतलब यही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिससेटिस्फायर। सेटिस्फायर का मतलब क्या है कि सर अगर ये नहीं भी होगा, अगर ये आप नहीं भी करेंगे, जैसे रिकॉग्निशन होता है, वो अभी बताएंगे आप, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, प्रमोशन, ये सब नहीं भी होता है अगर आपके मतलब इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई जल्दी बुरा नहीं मानता है। सैलरी तो नहीं कट रही ना, जैसे सैलरी आपकी बराबर है, सैलरी हर साल 1-1 हजार बढ़ती है तो कितना आपको अच्छा ही है। ठीक है, भले आपका पद बढ़े चाहे ना बढ़े। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर दूं, कोरोना आया मैंने 50% सैलरी डाउन कर दिया, 50% सैलरी डाउन कर दिया, आप छोड़ देंगे तुरंत, क्योंकि वो आपका हाइजीन फैक्टर है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप 5 साल काम किए, कोरोना आ गया लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, बॉस ने बोला कि अभी प्रमोशन नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, तो आप छोड़ थोड़ी देंगे कि अरे नहीं सर 2 साल बाद देंगे, हम जा रहे हैं, हम तो वेट ही कर रहे थे प्रमोशन का। प्रमोशन का कोई वेट नहीं करता, 2 साल और भी कर लेंगे आप। ठीक है, 2 साल और भी कर लेंगे, मोटिवेशन उससे आपका सेटिस्फाई रहेगा, आप रहेंगे कि अरे ठीक है 2 साल बाद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैलरी काट दूं तो, वर्किंग कंडीशन अच्छा ना दूं तो छोड़ देंगे आप तुरंत। ठीक है, अभी आएगा ये। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि सर हाइजीन फैक्टर इसलिए डिससेटिस्फायर होता है क्योंकि सर अगर ये नहीं मिलेगा तो इंप्लॉय या वर्कर तुरंत डिससेटिस्फाई होकर छोड़ भी सकता है आपकी कंपनी। लेकिन अगर ये फैक्टर अगर आप नहीं भी किसी को देते हो, ठीक है, तो उससे आदमी कोई डिससेटिस्फाई नहीं होता, सेटिस्फाई रहता है, कोई बात नहीं अगर ये नहीं भी हो रहा है, लेकिन दोगे तो और ज्यादा हो सकता है मोटिवेट होकर काम करेगा। ठीक है, अरे सर मैं पहले क्लर्क था, मैनेजर बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखा है, देखो वही है, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। पहला क्या था, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो रिलेटेड टू कंडीशन अंडर विच जॉब इज परफॉर्म, मतलब ये हाइजीन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके अंदर जॉब क्या होते हैं, परफॉर्म्ड होते हैं, मतलब इसी इसके बिना कभी भी जॉब नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है कंपनी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि कंपनी को अपना पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा बनाना होता है कि लोग उसके रूल्स और पॉलिसी को आसानी से मान जाए, उतना टफ ना हो, इतना हार्ड ना हो कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर टेक्निकल सुपरविजन, वहां पे सुपरवाइजर का भी रोल होना चाहिए कि आपका डेली देख रेख करे, डेली चेक करे कि कौन कैसे काम करता है। ठीक है, ये भी होना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, दूसरों के प्रति। ठीक है, आप केवल अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे हैं, आप अपने किसके सहायता पे चला रहे हैं, अपने इंप्लॉयज और वर्कर्स के बेसिस पे। ठीक है, उनको भी कुछ मानते हैं कि हाँ वो भी हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ता। ठीक है, सैलरी ये सबसे मेन है। सैलरी नहीं दोगे ये बड़े अच्छा हो उससे मतलब नहीं है, सैलरी बोले 1 से 5 के बीच आ जाएगा, आ रहा है 15 तारीख को, कहाँ हो पाएगा। ठीक है, आप कहेंगे अरे सर मेरा ईएमआई कटता है सर, लोन है सर, है बताइए कैसे होगा, वो चार्ज कट गया सर, है पेनाल्टी लग गया सर, बताइए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, ये सैलरी भी, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, सैलरी कितना मिलेगा, कितने टाइम पे आ जानी चाहिए, सब आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। इसमें आप कमी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर जॉब सिक्योरिटी, ये कल भी मैंने बताया था, इंश्योरेंस होना चाहिए, पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, ये सब दोगे तो क्या होगा, मोटिवेट होते हैं। लेकिन आप पेंशन हटा दो, जैसे अभी आर्मी वाला था, याद होगा आपको। ठीक है, वो हुआ था ना, वन क्या था, भूल गया मैं, वन पेंशन क्या ऐसे कुछ, वन रैंक वन क्या था, ऐसे ऐसे कुछ था बीच में, नहीं गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट ने उसको लागू करवाया था, तो आर्मी वाले पूरे सड़क पे आ गए थे, जो पेंशन होल्डर्स थे।
ठीक है, या जो अभी रिटायर नहीं हुए थे, जिनका 4-5 साल बाकी होगा, वो सब रोड पे आ गए थे। ठीक है, कि मतलब इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, इकट्ठा कितना मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए उसमें क्या आ गया, विरोध आ गया, कहा नहीं नहीं इकट्ठा ना चाहिए। ठीक है, महीने का ही चाहिए। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट पल्ला झाड़ना चाह रही थी अपना कि भाई इकट्ठा दे देंगे किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे पीएफ मिलता है आपको ना, वैसे पेंशन दे देंगे आप। तो पेंशन कोई वो सीमा नहीं होती ना कितना मिलेगा, वो तो आपके रैंक पे बेसिस पे पेंशन डिसाइड होता है जब आप रिटायर हो गए। ठीक है, तो रिटायर हो गए इकट्ठा दे दूंगा, आपको क्या लगेगा, अरे सर पता नहीं कितना मिला, कैसे क्या मिला, कोई ब्यौरा नहीं है। ठीक है, वो तो आपका सीए बताएगा ना कि कितना मिल रहा है, कितना महीने का हुआ सर, कितना, क्या आप क्या इस पैसे का आप यूज क्या करोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज, टैक्स भी तो देना पड़ेगा पेंशन पे, आपको तो पता भी है। ठीक है, तो दिमाग कितना गवर्नमेंट लगा रही थी कि साला महीने महीने का दूंगा तो अनकम्यूटेड में आ जाएगा सर। ठीक है, इकट्ठा दे दूंगा तो एक के बार में काट लूंगा। कम्यूटेड, कम्यूटेड पे क्या होता है, टैक्स ज्यादा लगता है। ठीक है, अब ये उन्होंने सोचा कि ये सब तो आर्मी वाले थोड़ी सोचते होंगे, हैं जो गोली चलाता है बंदूक चलाता है, उसको तो इससे मतलब ही नहीं है। तो उसी में कोई पढ़ने लिखने वाला भी होगा भाई, जो हमारे जैसा कॉमर्स पढ़ के भी गया होगा। ठीक है, कहा होगा अच्छा तू ही हीरो बनवा है। ठीक है, चढ़ा दिया होगा किसी को, ले स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, जॉब सिक्योरिटी की बात आ जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं महीने का करिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से उड़बे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा भाई, आर्मी के आगे क्यों नहीं झुकेंगे आप। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। पर्सनल लाइफ है, अब देखो पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करिए, जैसे होता नहीं कि आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, और कोई परेशान है, मान लो अपने घरेलू किसी किसी चीज की वजह से, हो सकता है पत्नी से लड़ाई हो गया हो या किसी भी चीज से हो गया हो। ठीक है, तो उस चीज को आप क्या करोगे वहां पे, बार बार बताओगे नहीं कि यार यार इसके पर्सनल लाइफ में तो यार गड़बड़ी चलता है इसीलिए काम नहीं करता है, तो डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा, डेली उसको चिढ़ाओगे तो। ठीक है, अब ये मैं कलीग की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो उसको लगा होगा कि मतलब ऐसा हुआ होगा उसके साथ। ठीक है, इसलिए वो पर्सनल लाइफ लग गया ना। ठीक है, हाँ लग जाता है तभी आवाज निकलती है। ठीक है, जैसे किसी को दिल की बात बताओ आप अपनी कि मेरा दिल टूट गया, तो कोई बोल दे हाँ सर टूटा था उसका भी, है ठीक है। तो पर्सनल लाइफ क्या है, यही है कि जैसे किसी की पर्सनल लाइफ में आप घुस जाओ कि जब डेली आओ और मार खा के आ गए, अब डेली बोलोगे तो क्या होगा, वो एक दिन 2 दिन सह लेगा, तीसरे दिन देख रहा है सब हंस रहे हैं यार, है कहेगा नहीं सर अब मैं नहीं काम करूंगा सर, यहाँ बहुत बेइज्जती होता है सर मेरा। ठीक है, भले कितने बड़े छोटे पद हो, बड़ा छोटा अलग पद होता है, डेली चिढ़ा दूंगा मैं ही, अगर मैं टीचर होके भी ना आपको मजाक में ही चिढ़ाता रहूंगा, चौथे दिन आप कह देंगे सर बाय बाय सर। ठीक है, बाय बाय कर देंगे आप, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम आपको पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं आपको। ठीक है, आप पढ़ाइए निकलिए, हम भी पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वर्किंग कंडीशन है, ये सबसे बड़ा ये भी होता है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट खराब निकल गया ठीक है तो हम वहां पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे बहुत गर्म जगह है वहां पे, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वहां पे एसी एसी लगा के, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस कैसा होता है ना, पूरा फुल एसी होता है वो। ठीक है, 10 मिनट के लिए लाइट चल जाए देखो पूरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इतना पीसी चल रहा होता है लैपटॉप की, क्या हो जाएगा पूरा गर्म हो जाएगा, इसलिए पूरा फुल एसी चल रहा होता है। वर्किंग कंडीशन वैसी होनी चाहिए, वहां घुसते ही आपको लगेगा कि शिमला में आ गए। ठीक है, तो वही चीज है, वर्किंग कंडीशन भी वो लोग देखो देखते हैं, अच्छा रखते हैं, भले आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, लेकिन वर्किंग कंडीशन देखो कितना मस्त होता है वो। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फायर का वो है। ठीक है, फिर स्टेटस, ये तो सबसे बड़ा होता है, पद। ठीक है, सब पद की क्या करते हैं अपना, जैसे होता है, सब अपना स्टेटस चाहते हैं सर, भले वो छोटे पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो, सबका अपना क्या होता है, औहदा होता है। ठीक है, सबकी अपनी इज्जत होती है। ठीक है, उस इज्जत से वो खिलवाड़ नहीं करते हैं, जैसे होता नहीं सर पहले आप छोटे थे चाहे बड़े भी हो गए, ठीक है, तब भी आपसे जो सबॉर्डिनेट थे वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले बात करते थे। ठीक है, या आप सबॉर्डिनेट सब सुपीरियर थे, एक नीचे चले गए, तो ऐसा नहीं कोई आपसे गलत तरीके से बात करेगा, बात वैसे ही करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका भी बहुत क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे होता नहीं सर मैं पहले क्या था, टीचर था, एचओडी बन गया, अब सीओम सर टीचर ही रह गए, तो ऐसा थोड़ी सीओम सर को डांटने लगूंगा, क्योंकि सीओम सर मेरे बड़े थे पहले, वो डांटते थे हमको, तो मैं स्टेटस पे पहुंच के सीओम सर को क्या करने लगूं, डांटने लगूं, और सर बहुत हीरो बनते थे हैं, देखिए आज मैं एचओडी बन गया है, क्या कर लेंगे आप। ठीक है, तो सीओम सर को बुरा नहीं लगेगा, अरे यार ये मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, इसको मैंने कोचिंग दिलवाया है, ठीक है, कोचिंग पढ़वाया, आज आके हीरो बन रहा है। ठीक है, तो छोड़ देंगे वो कॉलेज, कहेंगे सर यहाँ तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, भले 20,000 में कोचिंग पढ़ा लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्या होता है आपका मोटिवेशन के लिए जरूरी है। अब देखो इसमें लिखा है ना कि नेसेसरी टू मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे हमें इन चीजों को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि हमारे इंप्लॉय क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कमी आप करेंगे ना तो तुरंत डिससेटिस्फाई, देखो लिखा भी है, एनी डिक्रीज इन द लेवल विल डिससेटिस्फाई देम,
कि अगर इन चीजों में जितनी भी चीजें लिखी हैं 5 6 7, ठीक है, अगर इन चीजों में थोड़ा सा भी कमी लाएंगे तो तुरंत वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई। इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, डिससेटिस्फायर। ठीक, इंप्रूविंग दोज फैक्टर्स हेल्प्स टू डिक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर इसमें इंप्रूव जितना ज्यादा करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर ना, जिसका नाम क्या है, सेटिस्फायर। इसको मैंने बताया अभी कि अगर इस चीज नहीं भी करते हैं आप, ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता नहीं, लेकिन अगर आप ये करोगे तो और ज्यादा मोटिवेट होके आप इंप्लॉइज को काम करवा सकते हो। ठीक है, जैसे उसको अचीवमेंट दे दो, आगे बढ़ाओ, रिकॉग्निशन दो, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है, उसको मोटिवेटिंग फैक्टर्स जिसमें आप बोलते हैं सर कि आप एक मीटिंग कराते हो, ठीक है, और उसमें अपने इंप्लॉइज को क्या करते हो, डेली कुछ ना कुछ नया सिखाते हो उसमें। ठीक है, ये तो एडवांसमेंट में आ जाता है। मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या होता है कि आपका एक मैनेजर होता है, जो मालिक होता है, वो आता है आपके सामने और आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है कि अगर आप नहीं होते तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, उनको लगेगा अरे यार कितना अच्छा मैनेजर है मेरा। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, वाह। ठीक है, आप कहेंगे अरे सर अगले दिन तो 500 यूनिट बना दूंगा, है, अब तक 400 बना रहा था। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीजें, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपको आगे लेके जाना है या मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, अगर आप मोटिवेशन नहीं भी दोगे तो 400 तो बना ही रहा है ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, 400 बना ही रहा था, लेकिन हमने सोचा कि यार थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 500 बनाने लगे 500। ठीक है, फायदा भी हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी जैसे अगर आप किसी की ग्रोथ करते रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है, उसको नए नए चीजें टास्क दो, नए नए क्रिएटिविटी करने को दोगे, तो भी उससे लोग मोटिवेट होते हैं। उनको लगता है यार मेरे अंदर कुछ प्रतिभा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, मुझे नया नया काम देते हैं। ठीक है, आजकल लोग उल्टा समझने लगते हैं, जैसे आप किसी प्राइवेट संस्था में जाओ, देखो देखो कुछ नया आपको काम मिल जाता है, आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन तब भी ये मेरे को काम मिल गया, तो उससे लोग डिससेटिस्फाई भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो करना चाहिए आपको। ठीक है, हो सकता है वही आपको ग्रोथ करके आगे लेके चला जाए। जैसे होता नहीं कि आप कंप्यूटर सीखे हुए हो लेकिन आप एचओडी हो, तो क्या आप फॉर्म नहीं फिल करोगे, स्कॉलरशिप थोड़ी करोगे, उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होगा। ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन की जब बात आई तो एचओडी को बोला गया कि सर आप थोड़ा वेरिफिकेशन कर दीजिएगा, आपको नॉलेज है। ठीक है, तो एचओडी को भी पता है कि अगर हम कर देंगे तो इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, इससे मैं घट नहीं जाऊंगा, इससे मैं नीचे नहीं आ पाऊंगा, इससे मेरा ही नाम होगा। लोग सोचेंगे अरे यार एचओडी सर को बड़ा नॉलेज है यार, हम लोग को तो पता ही नहीं था। ठीक है, एचओडी सर केवल बैठ के चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन भी कर देते हैं स्कॉलरशिप का। ठीक है, किसी का फॉर्म का बायोमेट्रिक नहीं चलता है तो चलवा देते हैं। ठीक है, ये बड़ी चीज होती है, आप किसी को करके देखो, जहां पे जिसको नहीं आता है, जहां पे वो चीज नहीं आती वहां करके देखो, आपका नाम हो जाएगा वहां पे। ठीक है, फिर देखो ये लिखा भी है कि सर अगर इसमें एनी डिक्रीज इन द फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन। अगर इसमें डिक्रीजमेंट, जैसे मैं मना भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कंप्यूटर ऑपरेटर करेगा ही कैसे भी करके। ठीक है, तो अगर आप इसमें डिक्रीजमेंट भी कर देते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेटिस्फायर है। बंद कर लो, एनी डिक्रीज इन दीज फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉय। देखो लिखा भी है कि अगर आप इस फैक्टर में बढ़ोतरी भी करते हैं तो इंप्लॉय क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई, उनको और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिल जाती है, भाई मोटिवेशन। यूज इन मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस। इसका मेन काम क्या होता है बेटा, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाना। उसका मेन हाइजीन फैक्टर का मेन काम क्या होता है, आपको काम करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। ठीक है, नॉर्मल परफॉर्मेंस, और दिस फैक्टर इज टेक टू द हायर परफॉर्मेंस, मतलब और ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर कर लेंगे आप। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर, क्योंकि एग्जाम में पूछता है हर वक्त सेटिस्फायर एंड डिससेटिस्फायर थ्योरी, तो डरिएगा नहीं कि सर ये क्या आ गया सर, आप तो बोले तो टू फैक्टर है, दोनों तो वही है ना, एक सेटिस्फायर एंड दूसरा डिससेटिस्फायर। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही घुमा घुमा के पूछते हैं, उनको लगता है कि बच्चों को तो आता ही नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है, कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, थर्ड, डगलस मैक्ग्रेगर। इसका तो मैं थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं ओवरव्यू दिया था ना कि इन्होंने थ्योरी क्या थी दी थी। इनका नाम क्या है बेटा, डगलस मैक्ग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। कब दिया था, 1960 में। वो कब दिया था, 1959, याद रखिएगा। कौन सी थ्योरी, हर्जबर्ग की थ्योरी, 1 साल का फर्क है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो इन्होंने दो थ्योरी मतलब अप्लाई की, इन्होंने अलग रिसर्च किया होगा। इन्होंने कहा कि देखो हाइजीन फैक्टर ये सब फैक्टर तो होता ही है, लेकिन हमने एक अलग फैक्टर बनाया कि हर कंपनी के अंदर दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय जो कि काम ज्यादा नहीं करना चाहते, उनके ऊपर अगर आप लोड ज्यादा डालोगे तो वो नहीं कर पाते या उससे बचने का प्रयास करते हैं, जिसको बोलते हैं लेजी पर्सन। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐसे पर्सन जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनको कोई काम दीजिए वो मना नहीं करते, वो कर देते हैं। ठीक है, तीनों ने दो कैटेगरी उन्हीं लोग का बना दिया, एक कैटेगरी क्या बना दिया, एक्स, और एक कैटेगरी वाई। ठीक है,
जैसे किसी की एक्स अगर चली जाए दिक्कत होता है ना, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। लेकिन वाई वाले क्या रहते हैं, जिसकी कोई नहीं है, हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बता भी रहा होता है ना कहानी, तो उसको मजा ही आ रहा होता है, बस हवा निकल गया है। मना कर रहा था मेरी तरह बनो, है, ठीक है, तो कह रहा था नहीं मैं सलमान खान की तरह नहीं हूं, मैं रणबीर कपूर हूं, है, ठीक है। आज वो छोड़ के चली गई तो पता चल रहा है, ठीक है। तो उसी सलमान भाई के पास आ गए आप, ठीक है, सेलमॉन भाई, ठीक है, हाँ सेलमॉन भाई, हाँ, ठीक। तब वो कहता आओ मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाई कैटेगरी का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, उसको काम मिलेगा वो कर रहा है। एक्स वाला क्या कर रहा है, काम इग्नोर, ठीक है। जैसे डेली रोटी सब्जी बनाता था, आटा सानता था, ठीक है। अब लड़की के चक्कर में क्या हो गया, आटा 11 बजे सान रहा है, हम वेट कर रहे हैं, क्या है यार। अब 11 बजा तो क्या करेगा, थ्योरी वाई वाला करेगा, अरे हट हट, ठीक है, हम ही सान के बना रहे बाकी साला, ठीक है। रोटी बना के रख भी देगा, सो भी जाएगा वो। अब वो तब से बतिया ही रहा है, 1 बज गया, बाबू खा लो यार, है, ठीक है। हाँ हाँ बाबू बन गया है, वो बना दिया है सलमान भाई अपना, है, ठीक है। तो वो बना के रख दिया, थ्योरी वाई कैटेगरी है, वो आगे चला जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा साला पागल हो चुका है 2 साल में हम भी बीकॉम करके इसको छोड़ के भाग जाऊंगा, ठीक है, मेहनत करूंगा, इसकी तरह थोड़ी बनूंगा यार, साला खाने का कौन इसको चिंता नहीं है। 1 बज गया, इसको अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं सो गया हूं, है, उसकी बात मान रहा है, ठीक है। 1 बज गया, जाओ खा लो, मैं भी नहीं खाई हूं, है, ठीक है। तो हाँ, और जब दिल टूट जाए तो किसके पास है, भाई के पास, भाई सेम कैटेगरी है, ठीक है। वो लेजी इसीलिए तो हो गया ना, उसके चक्कर में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पैदाइशी वैसे होते हैं, काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है। उनको काम, जैसे एक काम दिए है ना तो करते रहेंगे, जहां दूसरा काम देंगे मुंह बना लेंगे, नहीं सर, या कह देंगे सर नहीं हो पाएगा सर, है। लेकिन भाई वाले, अरे सर यही तो चाहिए था, काम दीजिए हम करें, ठीक है। नहीं करूंगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे जाएगा बताइए। अच्छा, बस उसी को पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है, उसी से खूब काम करवाते हैं। अब देखो एक्स को भी रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक्स को रखना क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि वो भी इंटरव्यू दे के ही आया ना, वैसा तो है नहीं वो ऐसे ही आ गया है, ऊपर से श्री कृष्ण भगवान रिमोट दबा रहे थे और आ रहा था, गिर रहा था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कैसे आया, इंटरव्यू दे के ही आया, लेकिन बाद में पता चला ना लेजी है, ठीक है। हाँ, उसको क्या कर सकते हैं, निगेटिव मोटिवेशन देंगे, इसीलिए तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बना है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव मोटिवेशन किसको देंगे बेटा, थ्योरी एक्स को, ठीक है। पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं, अभी जब इसको पढ़ेंगे ना आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि सर क्या है इसमें, ठीक है। थ्योरी एक्स वाले को क्या मोटिवेशन देंगे, निगेटिव, नहीं काम करोगे निकाल दूंगा, सैलरी काट दूंगा, ठीक है। ये सब बोलो उनको, देखो काम करेंगे वो, मोटिवेट होंगे। लेकिन वाई वाले को क्या देंगे आप, रिकॉग्निशन, रिवार्ड, ठीक है। ये सब चीजें देके उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वो कर रहे हैं इसलिए हम उनको रिवार्ड दे रहे हैं, तुम कर ही नहीं रहे हो तो उनको रिवार्ड नहीं देंगे, निकाल दूंगा तुमको, ठीक है। 4 टास्क नहीं कंप्लीट किए, ठीक है, ईमेल फॉरवर्ड नहीं कर पाए अगर आज शाम तक, तो तुम्हारा सैलरी कट हो जाएगा। तो करेगा क्यों नहीं, वो भाई जान ही रहा है, ठीक है, उसका वो रोजी रोटी है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा है कि इन्होंने 2 डिफरेंट व्यूज दिए इंडिविजुअल के या किसी भी इंप्लॉइज के, एक देखो लिखा ना, वन व्यू इज नेगेटिव, ठीक है, कॉल्ड थ्योरी एक्स, ठीक है, एंड आपके एक्स वाली की तरह है, ठीक है। एंड अनदर व्यू इज पॉजिटिव एंड कॉल्ड द वाई, ठीक है, मतलब थ्योरी वाई है, ठीक है। तो 2 थ्योरी है। अच्छा, इससे अच्छे समझ में आएगा, अभी आराम से बताता ना एक्स वाई तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, एजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स क्या देखो लिखा है कि एन एवरेज इंप्लॉय नेचुरली डज नॉट लाइक वर्क एंड ट्राइज टू स्केप इट वेन एवर पॉसिबल। मतलब एवरेज होता है, जैसे होता है ना कि आपके कंपनी में एवरेज इंप्लॉय ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं करता काम करने का, ठीक है, वो चाहते हैं कि कैसे भी काम को इग्नोर कर दे, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, सिंस द एम्प्लॉय डू, देखो लिखा भी डज नॉट वांट टू वर्क, ही मस्ट बी परसुएडेड, कंपेल्ड और वॉन्ड विथ पनिशमेंट सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो इसमें लिखा है ना कि इनको अगर आपको काम करवाना है, क्योंकि काम तो करना नहीं चाहते, तो इनको प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा। वही सैलरी काट दूंगा, पनिशमेंट का ये नहीं मारिए उनको, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पनिशमेंट आप ऐसे स्टूडेंट भी देख सकते हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ो, जैसे स्कूल्स में पढ़े होगे, तो सबको मार नहीं पड़ती थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट उसी लायक होते ही थे कि जिनको टीचर मारते ही थे, ठीक है, 2 4 5 10 उसी लायक थे ही, ठीक है। बाकी अगर 80 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 70 नहीं मार खाते थे, 10 लेकिन मार खाते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे, ठीक है, उल्टा सीधा, कि उनको मार पड़ती थी। या कुछ भी गलत भी हो गया ना तो उन्हीं का नाम आता है, तुम ही किए हो गए, उनका अरे सर मैं नहीं किया, आओ तुम ही को दुपाड़ा, ठीक है, बाद में पता चला हाँ तुम ही किए थे, ठीक है। तो भाई पनिशमेंट देना पड़ा, और आज वो क्या हो गया, सक्सेस हो गए, उनको पनिशमेंट वाला मोटिवेशन देना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराना है तो उनको पनिशमेंट देके भी आप काम कराइए, ठीक है।
देखो लिखा ना क्लोज, अब इनको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सुपरविजन करना पड़ेगा इनका, एकदम देखो ना एकदम पास से नहीं करना, हर आधे आधे घंटे पे देखना कर रहा है कि नहीं, गेम तो नहीं खेल रहा है, ठीक है, पबजी है, ठीक है। तो अ क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, द मैनेजर्स एडॉप्ट अ मोर डिक्टेटोरियल स्टाइल, मतलब यहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप करना पड़ेगा, मतलब आपको उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, करो हम खड़े हैं करो, ठीक है, तो करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, आप ऐसे ही है कि बार बार देखना पड़ रहा है, बार बार सुपरवाइज करना पड़ रहा है, ठीक है। बाई कैटेगरी के होते तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखा है, मेनी इंप्लॉइज रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन टॉप एंड दे हैव लिटिल और नो एस्पिरेशन एंड एम्बिशन, मतलब ऐसे इंप्लॉय जो होते हैं ना, ठीक है, इनको कोई एस्पिरेशन, ठीक है, कोई एम्बिशन, इनकी कोई इच्छा उच्छा नहीं होती है, ये केवल किस लिए आते हैं, ताकि अपना जॉब बचा ले बस, ठीक है। जैसे होता नहीं 9 से 4 बैठना है, भले आप काम करें चाहे ना करें, सरकारी इंप्लॉय की तरह एकदम कह लीजिए कि सर 9 से 4 आके बैठूंगा, भले कोई काम नहीं करूंगा तो सैलरी थोड़ी कोई काट लेगा, ठीक है, इसलिए तो लेजी बन जाते हैं ना, कोई टास्क नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, ठीक है। उनका मैनेजर बोल भी देगा, अरे सर कल कर देंगे, सर्वर नहीं चल रहा है सर, हो गया सबसे बढ़िया एकदम है, जैसे होता नहीं, ऐसे एम्प्लॉय ऐसे ही होते हैं, सर्वर नहीं चल रहा है, कौन देख रहा है उधर से, तुम तो इधर बैठे हो ना पीसी लेके, आने नहीं पीसी है, पीसी ऑन ही नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, सर्वर नहीं चल रहा है बेटा जाओ, अरे सर स्कॉलरशिप सर, अरे अरे आ जाएगा ना स्कॉलरशिप, कल भी तो डेट है, हाँ सर कल भी है, आओ तब 10 बजे, कल कल चलेगा 10 बजे है, 10 बजे आए, 10 बजे आया ही नहीं साला, कै बजे आ रहा है, 11 बजे, तब तक लाइन बढ़ गई है, ठीक है, और आपके आते थे फिर सर्वर रुक गया है, ठीक है, यही रोक देते हैं साले है। गौर एक तो ऐसे भी खराब होता है, 2,000 रुपया दे के सर्वर बनाए होते हैं साले गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे भी रुकना ही है, इतना लोड बढ़ेगा, ठीक है, वो कहते हैं वो उनका अलग लेवल चल रहा होता है, सर चल ही नहीं रहा है, 1 घंटा आराम तो मिल जाएगा ना, चलो अब 1 घंटा हो गया, 2 बज गया, लंच कब टाइम हो गया यार, छोड़ो सर 3 बजे बच्चे 3 बजे तक बैठे हैं, क्या करेंगे यार, उनका काम है वो बैठेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इंप्लॉय ऐसे ही होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, जॉब सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं ना, 4 जहां बजेगा ना वो चल भी जाएंगे, 4 बजेगा भले आप लाइन में लगे होंगे, 4 बज गया, 4 बज गया, हाँ जा रहे हैं हम, अरे सर 4 बज गया, अरे अब क्या पीसी ही नहीं चलेगा, देखो रुक गया है? रुक गया, कौन उधर यहाँ से ऑपरेट कर रहा था है, 4 जहां बजेगा बंद कर दूंगा है ठीक है, गजब झूठ बोलते हैं ऐसे, ये थ्योरी एक्स वाले ही है, ठीक है। वाई वाला ऐसा नहीं करेगा, वाई वाला करके भी जाएगा, 4-10 भी हो जाएगा ना, देखेगा 4 लोग खड़े हैं, अरे कोई बात नहीं यार कर देते, ठीक है। फिर देखो और भी आगे लिखा है, इंप्लॉइज जनरली डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना तो ये डिसलाइक करते हैं, अरे सर नहीं कर पाऊंगा सर, वह ऐसा किसी और को दे दीजिए, ठीक है। फिर इंप्लॉइज रेजिस्ट चेंजेस, मतलब कुछ नया अगर लाना होगा तो ये नहीं करेंगे, जैसे होता नहीं सर, पहले आप देखे होंगे जो ऑडिटिंग होती थी वो रजिस्टर्स पे होती थी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या आ गया, पीसी आ गया, आपका लैपटॉप आ गया, इस पे इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, लेकिन आप पुराने जमाने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे नहीं सर वही वाला सही है सर, ठीक है, तो कहेगा ना वही वाला सही है तो निकलिए फिर, ठीक है। नहीं तो अगर रहना है तो जैसे उनको क्या बोला जाएगा, रहना है तो क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखिए, ट्रेनिंग दे रहा हूं ना, ट्रेनिंग करवाऊंगा, नहीं सीख पाएंगे तो निकाल देंगे आप, ठीक है, तो सीखे कई लोग, ठीक है, इसी बहाने। फिर उसके बाद क्या है, एन एवरेज इंप्लॉय नीड्स फॉर्मल डायरेक्शन, ऐसे इंप्लॉइज को आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा डायरेक्शन देना पड़ेगा, समय समय पे, समय समय पे ट्रेनिंग, समय समय पे डायरेक्शन, समय समय पे सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन तो डेली है, समय समय में डेली दीजिए, ठीक है, नहीं तो कर भी नहीं करेंगे। ये कौन से इंप्लॉय थे बेटा, थ्योरी एक्स वाले, इनके लिए assumption है ये, ठीक है। अच्छा वाई के लिए क्या है, वाई वाले जो होते हैं कहते हैं नहीं सर हम अपने जॉब से हमेशा सेटिस्फाई, हम काम करने के लिए तत्पर हैं, देखो लिखा ना, इंप्लॉइज कैन परसीव देयर जॉब एज रिलैक्सिंग एंड नॉर्मल, मतलब ये अपना काम एकदम रिलैक्स होके नॉर्मल होके करते हैं, इनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि कैसा काम है, ठीक है, वो करेंगे ही करेंगे, ठीक। फिर लिखा लिखा है दे एक्सरसाइज देयर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन एन इनहेरेंट मैनर इन देयर जॉब्स, मतलब ये अपना पूरा काम जो है वो एक या पूरा दिमाग जो है एक पूरे एक प्रोसेस के साथ करते हैं, एक मैनर के साथ करते हैं, उनको लगता है ये जॉब ही जैसे कर्म ही पूजा है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो वही सेम है इनके लिए कि भाई 9 बजे आया हूं तो काम ही करने के लिए आया हूं यहाँ पे, 4 बजे के बाद जो करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 9 से 4 मेरा काम है, ठीक है। जैसे 2 घंटे आप पढ़ने आते हैं, 2 घंटे आपका पढ़ाई का ही काम है, इसके बाद आप क्या करते हैं हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 घंटे आप आएंगे तो आपका ये पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि 2 घंटे पढ़ना है, क्लास चलेगी 2 घंटे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाई वाले होते हैं, लेकिन एक्स वाले चाहते हैं कि 10 मिनट लेट आए सर, 15 मिनट लेट आए, ठीक है, होता ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इंप्लॉइज मे नॉट रिक्वायर ओनली थ्रेट, ठीक है, इनको कोई देखो धमकी देके आप इनसे काम नहीं करवाएंगे, वो करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जैसे इनको कोई थ्रेट देना, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कोर्सियन टू वर्क, मतलब वर्क का बोझ, ठीक है,
but they can use self direction and self control if they are dedicated and sincere to achieve the organizational objectives। मतलब इनके लिए आपको धमकी देना, बाहर से कोई कंट्रोल करना, वर्क का बोझ इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल पे काम करते हैं, अपने से, जैसे होता है ना, अपने उनको लगता है कि मुझे काम ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, मुझे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो मुझे आज ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अपने काम से भागेंगे नहीं, ज्यादा भी कर लेंगे, 1 घंटे ज्यादा। वही देखा ना कि 4-5 और भी खड़े हैं बच्चे, तो क्या कर दिया, मैंने कर लिया, ठीक है, उससे उनका तो फायदा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम हो जाएगा उससे कि सर जो है ना ये बड़े अच्छे हैं, इन्हीं की यहाँ लाइन लगाऊंगा आप में, ठीक है। अब उससे तो सर का तो नाम होगा ही, दूसरा किसका नाम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि यार इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, होता है ये। वो तो उसकी सेल्फ कंट्रोलिंग है ना कि 4:10 तक वो बैठ गया, 4:30 तक बैठ गया और बाकी भाग गए थ्योरी एक्स वाले जो थे, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, इफ द जॉब इज रिवार्डिंग एंड सेटिस्फाइंग देन इट विल बी रिजल्ट इन एम्प्लॉइज लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनको लगेगा कि मेरा जॉब क्या है, बहुत अच्छा है, रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ काम कर ले रहा हूँ, सेटिस्फाई हूँ, तो फिर वही बंदे बाद में क्या बनते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल बनते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है ना कि लॉयल्टी और कमिटमेंट, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे एम्प्लॉइज, ठीक है, इनको आप हमेशा बनाए रखिए, इनको छोड़िए नहीं। अगर वो ऐसे दिख रहे हैं आपको काम करने के लिए प्रेरित, ठीक है, अपने जॉब से सेटिस्फाई, उनको हमेशा रिवार्ड दिया जा रहा है, तो ऐसे इंप्लॉय की लॉयल्टी और कमिटमेंट में शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या लिखा है, एन एवरेज इंप्लॉय कैन लर्न टू एडमिट एंड रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्स। मतलब ऐसे इंप्लॉय जो होते हैं वो हमेशा मतलब किसी भी काम को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ही कैन इवन लर्न टू ऑब्टेन रिस्पॉन्स, मतलब अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी आएगी ना, तब भी वो सीखेंगे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम निभा सकते हैं दूसरे से, ठीक है। कि अगर नहीं भी आता होगा ना तो वो अपने अपर वाले से पूछेंगे कि सर इसको कैसे किया जाता है, बता दीजिए, हम कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द एम्प्लॉइज है, अब इनके अंदर स्किल्स और कैपेबिलिटी तो है ही, तभी तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। देयर लॉजिकल एंड कैपेबिलिटी शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, the creativity, resourcefulness and innovative potentiality of the employees can be utilized to solve organizational problems। मतलब अगर ऐसे एम्प्लॉय आपके कंपनी के अंदर हैं स्किलफुल और ऐसे कैपेबिलिटी वाले, तो वो हमेशा आपकी कंपनी को क्या करेंगे, बेहतर तरीके तक ही ले जाएंगे, आगे ही ले जाएंगे, वो कभी पीछे नहीं करेंगे ऐसे एम्प्लॉइज, ठीक है। क्योंकि वो एक तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन से काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, लॉयल्टी और कमिटमेंट भी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करा रहे हैं, तो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को पीछे तो नहीं लेके जाएंगे, आगे ही लेके जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा लिखा, इनकरेज कॉर्डियल टीम रिलेशंस, रिस्पॉन्सिबल एंड स्टिमुलेटिंग जॉब्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन डिसीजंस मेकिंग। ऐसे इंप्लॉइज को हमेशा इंकरेज करिए कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जॉब में क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, जॉब में और क्या नए नए फीचर्स आने चाहिए, नए नए जैसे क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, ये लोग बताते हैं। इससे किसका फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा, ठीक है, क्योंकि ये नई नई चीजें सीखने के लिए भी तत्पर है, ठीक है। और क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है, लास्ट में लिख भी दिया है कि थ्योरी एक्स प्रेजेंट अ पेसिमिटिक व्यू ऑफ एम्प्लॉइज नेचर एंड बिहेवियर एट वर्क। पेसिमिटिक मतलब होता है कि चेंज ना करना खुद को, ठीक है। जैसे होता है एक लेवल तक ही है, जैसे होता है एक लेवल है तो एक लेवल तक ही वो क्या करेंगे, काम करेंगे, उसके लेवल से जहां ज्यादा काम बढ़ेगा वो काम करना बंद कर देंगे या उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जैसे होता है 2 काम कर रहा हूं मैं, अब तीसरा नहीं आना चाहिए, आपके मन में है, आप एक्स डिग्री के हो ना, जहां तीसरा आएगा तो क्या बोलोगे आप, अरे सर अभी दूसरा ही नहीं हुआ है, बताइए, आप आ गए मुंह उठा के, हैं, ठीक है। लेकिन जो वाई वाला होगा वो मना नहीं करेगा, ठीक है, वो कहेगा लाइए सर हम कर देंगे, ठीक है, टाइम है ना, अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही वाला है कि ये पेसिमेटिक वाले नेचर वाले होते हैं, ठीक है। वही लिखा है, थ्योरी वाई प्रेजेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द एम्प्लॉइज नेचर एंड बिहेवियर ऑफ, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो आगे की सोच रहे हैं, ये काम कर लूंगा ना तो मेरा ही फायदा है यार, मेरा रिकॉग्निशन बढ़ जाएगा, मेरी अचीवमेंट बढ़ेगी, मेरे को रिवार्ड मिलेगा कंपनी से, और मेरे को रिवार्ड मिलेगा तो जब मैं अगला पद पाऊंगा, अगला रिकॉग्निशन, तो मैं और नए तरीके से इस कंपनी को चेंज कर दूंगा, ठीक है। मेरी जो सोच है फिर आगे जाके मैं क्या करूंगा, उसको इम्प्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाले तो कहते हैं ना ना ना, पैसा बस मिल जाना चाहिए 1 से 5 तारीख में, ठीक है, क्रेडिटेड टू अकाउंट 20,000 रुपए, बस उतने में ही खुश है, जिंदगी उतनी ही है उनकी, ठीक है। लेकिन ये क्रेडिटेड 20,000 जो पाते होंगे ना, सेटिस्फाई होंगे अपने से, ठीक है, कि हाँ यार काम करते हैं तब 20,000 मिल रहा है, ठीक है। वही देखो लिखा है कि अच्छा इसमें कुछ एजम्पशन और भी है, अच्छा इनको कंपेयर किया गया है, ये कंपेयर किया गया है मैस्लो की नीड हायरार्की थी थ्योरी वाई, एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई जो है
इसको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर किया गया। अच्छा कैसे कंपेयर किया गया देख लेते हैं थोड़ा सा, वैसे आता नहीं, बस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखा, थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द assumption that the employees emphasis on the physiological, सॉरी हाँ मैं ही गलत पड़ गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड द सेफ्टी नीड्स, ठीक है। जैसे एक्स किस पे बेस होते हैं बेटा, केवल किस एजम्पशन पे, फिजियोलॉजिकल नीड्स पे डिपेंड होते हैं और उनकी सेफ्टी नीड पे डिपेंड होते हैं। उनको दो चीजें चाहिए, एक तो सैलरी टाइम पे आ जाए, ठीक है, उनका खर्चा पानी चल जाए, और दूसरी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। सेफ्टी में यही तो आता है ना, सेफ्टी नीड्स में जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दो चीजें उनकी एक्स कैटेगरी में कंप्लीट हो जाती है। वाई कैटेगरी के लिए क्या चाहिए उसके अलावा, जैसे स्टीम, ठीक है, सोशल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीन चीजें वाई में आती है। तो लिखा भी होगा भाई कि थ्योरी वाई इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द सोशल नीड, स्टीम नीड्स एंड द सेल्फ एक्चुअलाइज नीड्स डोमिनेट द एम्प्लॉइज। तो ये जो थ्योरी है, जो तीन वाली नीड आपको दिख रही है, तीन नीड यहाँ, दो नीड यहाँ, ये किसकी है, मैस्लो की है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कंपेयर कर दिया है कि सर अगर हम कंपेयर करें वाई कैटेगरी वाले, या ये भी कह सकते हैं मैकग्रेगर के एक्स वाई थ्योरी को, तो हम मैस्लो के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स वाले जो है ना, वो केवल दो नीड्स की बस उनको इच्छा होती है, एक जॉब सेफ्टी की और दूसरा आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड की, ठीक है, जिनपे उनकी जिसमें मेन सैलरी है, जिसमें मेन उनके लिए सैलरी है, खर्चा पानी, ठीक है। और वाई वाले क्या है, वो इनके साथ साथ स्टीम नीड्स भी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी चाहिए और सोशल नीड्स भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है, इसीलिए कंपेयर भी किया है, वैसे पूछा नहीं जाता है प्रधान में, ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बस जानने के लिए लिखा हुआ, ठीक है, बाकी मेन यही है, ठीक है। तो तीन थ्योरी पढ़ लिए ना, कल नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में मैस्लो पढ़े थे, हैं 5 नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, ठीक है। ये जरूर बनाइएगा एग्जाम में अगर आएगा तो, ठीक है, ये पिरामिड जरूर बनाइएगा, ठीक है, इसका नंबर मिलता है आपको। अच्छा इसको फिर लिखने के बाद आप फिर इसको क्या कर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जैसे ये चार्ट याद कर जाइएगा, अगर ये चार्ट याद हो जाएगा तो आप फिर लिख भी लेंगे, ठीक है, इसमें क्या आता है। और हर्जबर्ग का तो टू फैक्टर थ्योरी आप जान ही गए, ठीक है, कब आया 1959, हाँ ठीक है। फिर आपका पहला फैक्टर हाइजीन और दूसरा मोटिवेटिंग, और थ्योरी एक्स एंड वाई तो समझी गए, चलिए ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा कल पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।